हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि क्या मार्वल वाले सच में स्पाइडरमैन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कैरेक्टर्स के राइट्स को खो देंगे क्योंकि उनके क्रिएटर्स के वंशज ने मार्वल वालों के ऊपर केस कर दिया है। मार्वल वालों के ऊपर केस की बात करें तो हाल फिलहाल में स्कारलेट जोहानसन ने भी डिज्नी के ऊपर केस ठोका था, जहां पर उन्होंने ये दावा किया कि डिज्नी वालों ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है उनकी मूवी को उनके परमिशन के बिना डिज्नी प्लस में डाल के। हालांकि उस लॉ सूट का अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया है, बट सोशल मीडिया में जिस लेवल की बदनामी सहनी पड़ी डिज्नी वालों को, तो उन लोगों ने उसके बाद से अपने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में कई सारे चेंजेस किए हैं फॉर द बेटर, स्पेशली वो वाले जिसमें मूवी के प्रॉफिट से एक्टर्स या एक्ट्रेसेस शेयर लेती है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि RDJ ने सिर्फ 20 मिलियन लिया था एंड गेम के लिए और 8% का उनका शेयर था एंड गेम से हो रहे प्रॉफिट से, जिससे वो कितने मालामाल हुए होंगे इसका अंदाजा तो आप लगा भी नहीं सकते। उसी तरह स्कारलेट का भी केस था, जहां पे ब्लैक विडो के सिनेमा घर में हो रहे प्रॉफिट से उनका कुछ शेयर बनता था, जो कि डिज्नी के डिज्नी प्लस में ब्लैक विडो को रिलीज कर देने के बाद से नहीं हो पाया। अब डिज्नी इतनी बड़ी कंपनी है तो वो हर बात का ख्याल रखती है, लेकिन ये पहली बार था जब किसी मूवी को ऑनलाइन एंड सिनेमा घर में एक साथ निकाल दिया गया था जिसमें किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस का प्रॉफिट में शेयर था। मुझे ऐसा लगता है कि टर्म्स एंड कंडीशन में कहीं ना कहीं एक लूप होल होगा, जिसके वजह से स्कारलेट को विश्वास है कि वही जीतेगी या फिर एज अ कंपनसेशन उसे मोटी रकम मिलेगी। प्लस जब से डिज्नी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये कहा है कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स को बदल रहे हैं ताकि एक बेहतर ट्रांसपेरेंसी रहे उनके और एक्टर्स के बीच में, और फ्यूचर में स्कारलेट के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये केस ज्यादा चांसेस है कि स्कारलेट ही जीतेगी। वेल, इसका जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा, बट फिलहाल के लिए मार्वल के ऊपर हुए नए केस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर वो ये केस हार जाते हैं तो वो स्पाइडरमैन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कैरेक्टर से हाथ धो बैठेंगे। आप सभी को पता है कि स्पाइडरमैन स्टैन ली का सबसे बड़ा क्रिएशन है, और अगर आप किसी को पूछेंगे भी कि मार्वल का सबसे बड़ा कैरेक्टर कौन है तो उनका जवाब स्पाइडरमैन ही होगा। ओवरऑल मूवीज देखने वालों के हिसाब से नाम वेरी कर सकते हैं, बट आपको बता दूं कि हर साल स्पाइडरमैन 1 से 2 बिलियन का कमाई सिर्फ मर्चेंडाइज से करता है, जो कि बाकी सुपर हीरोज के मुकाबले ज्यादा है। लेकिन स्पाइडरमैन को बनाने में सबसे बड़ा हाथ स्टीव डिट्को का था, लेकिन स्टैन ली ने डिट्को को अपने काम के लिए ठीक से पैसे नहीं दिए थे और स्टीव डिट्को गरीबी में ही गुजर गए। बाद में डिज्नी ने भी स्टैन के साथ वैसा ही बिहेवियर रखा जैसे स्टैन ने डिट्को के साथ रखा हुआ था। एवेंजर्स में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि इस लॉसूट में इन्वॉल्व हैं। स्टीव डिट्को स्टेट ने मार्वल के अगेंस्ट लॉसूट फाइल किया है कि स्टीव डिट्को के बनाए गए 2 सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज उनके अंदर आते हैं। डिज्नी ने भी एक लॉसूट फाइल किया है बहुत सारे कॉमिक क्रिएटर स्टेट्स के अगेंस्ट, जिनमें स्टैन ली, उनके भाई लैरी लीबर जो कि खुद एक स्टैब्लिश्ड कॉमिक बुक आर्टिस्ट हैं, जीन कोलान और स्टीव डिट्को स्टेट्स हैं, जिसमें लैरी लीबर ने डिट्को स्टेट के साथ लॉसूट ज्वाइन कर लिया है। आपको शायद पता नहीं होगा कि कॉमिक इंडस्ट्री में अंडर पेमेंट एक बहुत बड़ी इशू है। टीम स्टार्लिंग जिन्होंने थैनोस बनाया था, उन्हें सिर्फ $5000 मिले एज रॉयल्टी इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के लिए। स्टार्लिन ने ये बोला कि इससे ज्यादा पैसे तो डीसी वालों ने बैटमैन वी सुपरमैन के KGB बीस्ट कैरेक्टर के लिए दिए थे। सिर्फ वही नहीं, एड ब्रूबेकर जिन्होंने बकी बार्न्स को विंटर सोल्जर बनाया, ब्रायन हिच जो कि अल्टीमेट मार्वल के क्रिएटर है, जो कि MCU के लिए एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन था, उन्हें भी काफी कम पैसे दिए गए थे। आप ही एक बार सोच के देखिए कि आप किसी राइटर या आर्टिस्ट के बनाए हुए किसी कैरेक्टर को यूज कर रहे हैं और वो मूवी बॉक्स ऑफिस में बहुत बड़ी हिट हो, लेकिन आप रिटर्न में उस राइटर को या आर्टिस्ट को सिर्फ कुछ $1000 ही दे रहे हो। आपको नहीं लगता कि ये गलत है? अगर डिट्को स्टेट ये लॉसूट जीत जाता है तो मार्वल वाले जून 2023 में स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के राइट्स गवा देंगे, जिसके बाद से उन्हें ये फिर से खरीदने होंगे। अगर नहीं खरीद पाए तो स्टीव डिट्को के बनाए हुए सारी चीजें जैसे कि पीटर पार्कर की ओरिजिन, आंट मे, वेब शूटर्स वगैरह जैसी चीजें मार्वल कभी भी यूज नहीं कर पाएगा। अब ये पहली बार नहीं है कि किसी ने ऐसा कोई लॉसूट किया है। 2013 में जैक कर्बी स्टेट ने जैक कर्बी के कैरेक्टर्स के कॉपीराइट टर्मिनेशन के लिए लॉसूट फाइल किया था, जिसमें मार्वल ही ऑपोजिट में था, लेकिन मार्वल ने ये मामला कोर्ट में निपटा लिया था। सिमिलरली सेम ईयर में डीसी के अगेंस्ट जेरी सीगल ने सेम लॉसूट ठोका था सुपरमैन के लिए, जो कि डीसी जीत गया। मजे की बात यह है कि जिस लॉयर ने डीसी को उस वक्त रिप्रेजेंट किया था वो इस बार मार्वल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और
जो लॉयर सीगल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था वो इस बार डिट्को स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लॉ सूट यूएस बेस्ड है और यूएस में कॉपीराइट्स के नियम काफ़ी अलग हैं एंड मार्वल वाले ये केस आराम से जीत सकते हैं लास्ट केस के जैसे, क्योंकि स्टीव डिट्को हो या स्टैन ली ये सब वर्क फॉर हायर थे। अगर क्रिएटर ओन्ड कॉमिक्स होते तो बात अलग होती, लेकिन उन्होंने मार्वल के लिए काम किया था और ये राइट्स मार्वल के पास रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल B2 कॉमिक्स पीटर नाम के किसी बंदे को रखता है कोई कैरेक्टर को बनाने के लिए, तो जो कैरेक्टर वो बनाएगा उसका ओनरशिप B2 कॉमिक्स के पास रहेगा, ना कि पीटर के पास। कभी भी उस कैरेक्टर के ऊपर मूवी बनेगा तो उसका क्रेडिट B2 कॉमिक्स को दिया जाएगा, ना कि पीटर को, जो कि नॉर्मली देखने से आप लोगों को थोड़ा ऑड और गलत लग सकता है, बट वर्क फॉर हायर का यही रूल है। हमारे इंडिया में ये आपको बड़े बड़े म्यूजिक लेबल्स के अंदर देखने को मिल जाएगा, जहां सिंगर्स को गाने के पैसे तो मिलते थे, बट उसके बाद वो कंपनी गाना से जितना पैसा कमाती है उसका थोड़ा सा भी रॉयल्टी किसी को नहीं देती है, ना ही सिंगर्स को, ना ही म्यूजिशियंस को, ना ही लिरिसिस्ट को। और कुछ कंपनीज तो ऐसी है जो कि लिरिसिस्ट एंड म्यूजिशियंस को क्रेडिट तक नहीं देती है। वैसे जिस तरह स्कारलेट जोहानसन ने डिज्नी के ऊपर लॉसूट फाइल किया, जिसके वजह से डिज्नी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में थोड़े से चेंजेस किए हैं, हो सकता है कि इस तरह के लॉसूट से डिज्नी भी थोड़ा सा चेंजेस करे और उनके जो ओरिजिनल क्रिएटर्स है उनको थोड़ा सा रॉयल्टी दे। हम भले ही यहाँ पे सिंपली ये कह सकते हैं कि वर्क फॉर हायर के वजह से शायद ही स्टेट वालों को कुछ मिले, बट उनके पास भी कुछ होगा जिसके वजह से वो कैपेबल हैं ये लॉसूट करने के, वरना पहले हेयरिंग में ही वो लोग साइड कर दिए जाएंगे। यूएस के कॉपीराइट कानून बहुत ही अलग है, जिसके वजह से आपको जान के हैरानी होगी कि सुपरमैन जैसा कैरेक्टर भी पब्लिक डोमेन में आ जाएगा 2033 में। बट आई हाईली डाउट कि वार्नर ब्रॉस ऐसा होने देंगे, क्योंकि वो सुपरमैन जैसा सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को इतनी आसानी से तो जाने देने से रहे। सेम केस मार्वल वालों के साथ भी रहेगा, जहां इन केस अगर वो ये केस हार भी जाते हैं तो इसके बाद वो शेयर में या फिर पूरे कैरेक्टर को खरीद कर काम कर सकते हैं। हम ऑडियंस को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए बस रिलैक्स कीजिए, क्योंकि अपने को क्या है, अपने को तो बस मूवी देखना है जो कि आराम से देखने को मिल जाएगा। अगर आपको सोचना ही है तो ये सोचिए कि क्या डिज्नी वालों को उन मार्वल कैरेक्टर्स के क्रिएटर को कुछ रॉयल्टी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।